साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और वो बड़ा नया विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है पंचायती राज व्यवस्था और उसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। पंचायती राज व्यवस्था का सपना संविधान निर्माताओं ने भी देखा था और जब वो संविधान बना रहे थे तो उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब बनाई तो उसके अनुच्छेद 40 में ये कहा कि राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए निर्देश भी दिए और स्वशासन हेतु ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, यह इसमें निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 40 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत है, जिसने राज्य को निर्देश दिया था कि वह स्वशासन हेतु पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेगी और ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। यहां से शुरुआत होती है ग्राम पंचायतों की गठन की। ये संविधान में व्यवस्था है। साथियों, भारत में पंचायती ग्राम पंचायतें और स्थानीय स्वशासन का जो शुरुआत है, जनक है, वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान जिले के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। साथियों, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। पंचायती राज व्यवस्था को और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, स्वशासन को और मजबूती प्रदान करने के लिए, पंचायत राज व्यवस्था प्रणाली को मजबूत करने के लिए सन 1992 में 73वां संशोधन संविधान में किया गया और संविधान में जो 73वां संशोधन किया गया, वह जो संविधान था उसके अनुच्छेद 243 था, उसमें 243A से लेकर 243O तक अनुच्छेद जोड़ करके व्यवस्थाएं बनाने के लिए स्पष्ट नियम नीति निर्धारित की गई। 73वां संशोधन जो 92 में हुआ, जो बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है और जो देश को मजबूती प्रदान करता है, ऐसा संशोधन 24 अप्रैल 2093 को हिंदुस्तान में, भारत में लागू हुआ था। इन जो 243A से लेकर के 243O तक जो अनुच्छेद जोड़े गए, इसके साथ एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और उसमें 29 विभाग शामिल किए गए और ये कहा गया कि ये 29 विभागों पर पंचायतें अपने स्तर पर भी कानून बना सकती है। तो इस तरह 73वां संशोधन पंचायतों को मजबूत बनाता, उन्हें अधिकार देता अपने क्षेत्र में शासन करने का और अपने लिए 29 विभागों में कानून बनाने का। साथियों, इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को, ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को, जिला पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, कानूनी दर्जा मिला। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायत के बारे में कहा गया, परिभाषा है, कहा गया पंचायत मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B ऑफ फॉर रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के अंतर्गत जो है स्वशासन के लिए जो संस्था गठित होगी, स्वशासन के लिए जो ग्राम स्तर पे संस्था गठित होगी, उसे कहेंगे पंचायत। इसका मतलब इस तरह 243D और 243B में पंचायत के गठन की बात कही गई है। 243C में इंटरमीडिएट लेवल भी बताया गया। इंटरमीडिएट लेवल क्या है? विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में भी एक लेवल होगा। विलेज लेवल तो ग्राम पंचायत हो गई और जिला लेवल पे जिला पंचायत हो गई। लेकिन संविधान ने 243 में यह भी प्रावधान किया कि इन दोनों के बीच में भी एक संस्था होगी, उसको इंटरमीडिएट लेवल, जिसको हम साधारण भाषा में क्षेत्र पंचायत कहते हैं, विकास खंड कहते हैं, वह लेवल भी होगा। और यह लेवल का क्षेत्र कैसा होगा, कितने गांव शामिल होंगे, क्या होगा, इस लेवल को तय करेगी
वहाँ के राज्यों की राज्य की असेंबली, राज्य सरकार तय करेगी इंटरमीडिएट लेवल। साथियों, तो 3 तरह के 243B में जो पंचायतों का गठन है उसके बारे में बताया गया है कि 3 स्तर पर पंचायतें गठित होंगी। पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय है, आप सब जानते हैं। पहला स्तर है विलेज लेवल पर गांव पंचायत। एक गांव या ग्रामों के समूह के लिए स्वशासन के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन होगा, इसे कहेंगे ग्राम पंचायत। साथियों, दूसरा लेवल होगा इंटरमीडिएट लेवल, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच का होगा। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि जिसका संविधान में वर्णन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि राज्य की असेंबली तय करेगी, इंटरमीडिएट लेवल को स्पेसिफाई करेगी। इसको क्षेत्र पंचायत हम लोग अपने प्रदेश में बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक स्तरीय पंचायत। तो वो जो होगी। तीसरा स्तर होगा जिला स्तर का, जिसे जिला पंचायत कहेंगे। सब लोग जिला पंचायत के बारे में भी जानते हैं, क्षेत्र पंचायत के बारे में भी जानते हैं और ग्राम पंचायत के बारे में। तो 3 स्तरों का गठन, इनकी उत्पत्ति जो है संविधान की धारा 243B से होती है। साथियों, पंचायत का क्षेत्र क्या होगा? पंचायत क्या होगी? पंचायती राज व्यवस्था में जो ये संविधान में संशोधन किया गया, मजबूती प्रदान की गई, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11(4) में पंचायत क्षेत्र के बारे में स्पष्ट किया गया। 11(4) कहती है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए जिनकी जनसंख्या यथासाध्य 1000 हो या मतलब 1000 या उससे ज्यादा हो में समादिष्ट किसी क्षेत्र को, ग्राम या ग्राम समूह जिनकी जनसंख्या 1000 या 1000 से ज्यादा हो, उसमें शामिल जो क्षेत्र होगा, एरिया होगा, उस एरिया को ग्राम पंचायत घोषित कर सकती है। ये राज्य सरकार को, और ये आप जानते हो, एरिया राज्य सरकार को ग्राम पंचायत बनाने का, विघटन करने का अधिकार इसी धारा से आता है और वो घोषित करेगी उसको ग्राम पंचायत। प्रतिबंध ये रहेगा कि ये ग्राम पंचायत बनाते समय अगर एक गांव है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्राम पंचायत हो गई। लेकिन अगर एक से ज्यादा ग्राम के समूहों को अगर ग्राम पंचायत घोषित किया जा रहा तो किसी भी राजस्व गांव को तोड़ा नहीं जाएगा कि आधा हमने इस पंचायत में ले लिया, आधा दूसरी ग्राम पंचायत में ले लिया। यह प्रतिबंध इस नियम में 11(4)(1) में लगा दिया गया कि जब भी ग्राम पंचायतों के घोषणा होगी तो ग्राम राजस्व गांव को विघटित नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा घोषणा के लिए। साथियों, इस तरह मैंने आपको ग्राम पंचायत का क्षेत्र बताया, जो एक ग्राम भी हो सकता है या ग्रामों के समूह का जो क्षेत्र होगा वो ग्राम पंचायत का क्षेत्र होगा। इसकी आबादी 1000 या 1 से अधिक होगी। इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की 1947 की धारा 11(4)(1) में दी गई है। साथियों, संविधान की धारा 243C में यह भी प्रावधान किया गया है कि पंचायतें कैसे गठित होंगी। पहला उसमें कहा गया कि स्टेट असेंबली पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान बना सकती है और वो प्रावधान राज्यों में बना हुआ है। पंचायतों की सभी स्तर की सभी सीटें का मतलब होता है जो सदस्यों के लिए सीटें बनती हैं, वार्ड बनते हैं, वो एक सीट कहलाती है। सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाएगी, मतलब डायरेक्ट चुनाव होगा, मतलब वहां के लोग वोट देकर के अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे हर सीट के लिए। डायरेक्ट इलेक्शन होगा। हर सीट क्या होगा? एक टेरिटोरियल एरिया छोटा सा होगा, उसके बारे में अलग चर्चा करेंगे। टेरिटोरियल एरिया बनेगा कैसे, वार्ड बनेगा कैसे, तो उस क्षेत्र के लिए वहां की जनता जो मताधिकार का प्रयोग करेगी, पंचायत में जो वोटर लिस्ट होगी उसमें मतदाता होंगे, वो जो वोट डाल करके जिसको चुनेंगे वह प्रत्यक्ष चुनाव से ही चुना जाएगा प्रत्येक सीट के लिए, चाहे ग्राम पंचायत लेवल की हो और चाहे क्षेत्र पंचायत लेवल की हो और चाहे जिला पंचायत लेवल की हो। जो ये सदस्यों का चुनाव होगा वह डायरेक्ट होगा जनता से। दूसरी बात क्या कही गई है कि पंचायत के अध्यक्ष और अन्य
सदस्यों को पंचायत की बैठकों में वोट देने का अधिकार होगा। ये संविधान में व्यवस्था कर दी गई है। 243C में, अनुच्छेद 243C में व्यवस्था कर दी गई है। यह भी व्यवस्था की है कि विलेज लेवल का जो अध्यक्ष होगा, जो ग्राम पंचायत बनेगी विलेज लेवल पर या ग्रामों के समूह के लिए, उसका जो अध्यक्ष होगा वो कैसे चुना जाएगा ये तय करने का अधिकार वहां के राज्य को होगा। लेकिन संविधान ने इसी 243C के एक भाग में ये कहा है कि जो इंटरमीडिएट लेवल मतलब क्षेत्र पंचायत होगी और जो जिला लेवल जिला पंचायत होगी, उसके अध्यक्ष का चुनाव जो सदस्य हैं वह मिलकर के करेंगे। मतलब उसका चुनाव की व्यवस्था संविधान में ही स्पष्ट कर दी गई है। साथियों, अब चर्चा करते हैं ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम से एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। ये धारा 12 में व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ये ग्राम पंचायतें संगठित है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 में इसकी व्यवस्था है ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक नियमित निकाय होगी, पर नियमित रेगुलर बॉडी होगी। दूसरा, किसी पंचायत में एक प्रधान और ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आधार पर उसमें उतने सदस्य होंगे। कहा गया कि 1000 तक की जनसंख्या के लिए 9 सदस्य होंगे। अगर किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या ग्राम पंचायत तो ग्राम सभा का टेरिटोरियल एरिया एक ही होता है। जो ग्राम सभा की जनसंख्या वही ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या। तो ग्राम सभा की जो जनसंख्या अगर 1000 तक है तो 9 सदस्य होंगे, उसको 9 वार्डों में विभक्त किया जाएगा। अगर 1000 या उससे ज्यादा है, 1000 से ज्यादा हो और 2000 से कम हो, तो 2000 तक हो तो 11 सदस्य हो। 2000 से ज्यादा हो और 3000 तक हो तो 13 सदस्य बनेंगे और 3000 से ज्यादा हो तो 15 सदस्य बनेंगे। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की नियम 3 में किया गया है कि कितनी जनसंख्या पर कितने वार्ड बनेंगे, मतलब कितने सदस्य क्षेत्र बनेंगे जो वहां से सदस्य चुने जाएंगे। यह भी स्पष्ट हो गया कि 1000 तक की आबादी के लिए 9 सदस्य, 1000 से ज्यादा 2000 तक की आबादी के लिए 11 सदस्य, 2000 से ज्यादा लेकिन 3000 तक की आबादी के लिए 13 सदस्य और 3000 से ज्यादा आबादी के लिए 15 सदस्य। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन होगा ग्राम पंचायत के क्षेत्रों का। ग्राम पंचायत का क्षेत्र एरिया और ग्राम सभा का क्षेत्र एरिया एक ही है, बस इनकी परिभाषाएं अलग अलग, इनका गठन अलग अलग है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से गठन दोनों का समान है। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है, जो अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत का, वह सीधे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब उस गांव सभा के जो मतदाता हैं, वह जो पंचायत बननी है उस ग्राम सभा की, जिसको ग्राम पंचायत कहेंगे, उसके अध्यक्ष अर्थात प्रधान का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा उत्तर प्रदेश में करने की व्यवस्था की गई। और जो वार्ड होंगे उनके भी सदस्यों को चुना जाए। इस तरह वार्ड मेंबर और जो अध्यक्ष मिलकर के एक ग्राम पंचायत बनेगा। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? गांव का प्रधान जो चुना गया है। गांव पंचायत के सदस्य कौन होंगे? जो जितने वार्ड हैं जो निर्वाचित हुए हैं वो सदस्य होंगे। इस तरह गांव पंचायत का गठन होता है। साथियों, गांव पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है और ये 15 संविधान की अनुच्छेद 243E में कहा गया कि कार्यकाल ग्राम पंचायत का या पंचायत का वो 5 साल का होगा। इस धारा में भी कहा गया है कि कोई ग्राम पंचायत जब तक कि उसे धारा 95(1) के खंड 4 के अधीन
पहले ही विघटित न कर दिया जाए, समाप्त न कर दिया जाए। अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। जो प्रथम बैठक होगी उसके दिनांक से उसका कार्यकाल 5 साल तक होगा, यदि 95(1) के अंतर्गत उसे पहले ही विघटित कर दिया। ये अनुच्छेद 243(e) में व्यवस्था की गई है और नियम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के नियम 12(3) में भी इसकी व्यवस्था है। साथियों, तो इस तरह पंचायत का गठन हो गया। साथियों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, आपने देखा कि ग्राम सभा उन सब लोगों से मिलकर बनती है जो ग्राम या ग्राम समूहों के लिए जो कि 18 साल से अधिक होने के कारण मतदाता सूची में दर्ज है, उनको मिलकर के ग्राम सभा बनती है। इस प्रकार ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उस ग्राम के मतदाता सूची में शामिल सभी लोग सदस्य होते हैं। जबकि ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होता है? जो वार्ड बनते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है, जो वार्ड बनते हैं उनके चुने हुए सदस्य उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? दोनों का अध्यक्ष चुना हुआ मुखिया, जिसे प्रधान कहते हैं, दोनों का अध्यक्ष एक ही होता है। साथियों, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो परमानेंट होते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य केवल 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर पहले खंडित हो गई तो उससे पहले उनका सब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। ग्राम सभा की बैठक, सामान्य बैठक 2 होंगी, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक हर महीने 1 बार बुलाई जाएगी। दोनों में कॉमन चीज क्या है? ग्राम पंचायत की बैठक हो या ग्राम सभा की, दोनों की अध्यक्षता प्रधान करेगा। ये समानता है। लेकिन बैठकों की संख्या, ग्राम सभा की बैठक अगर कोई सदस्य चाहते हैं बुलाना तो 1/5 लोगों को एक आवेदन तैयार करके देना पड़ेगा, तब प्रधान उनकी मांग पर ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत के मामले में क्या है? 1/3 सदस्य, अगर, क्योंकि वार्ड कितने होंगे? 9 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे या 15 होंगे, तो 1/3 सदस्य उसमें से, मान लीजिए 9 है तो 1/3 सदस्य 3, अगर 3 लोग साइन करके देते हैं तो प्रधान को बैठक बुलानी पड़ेगी ग्राम पंचायत की। लेकिन गांव सभा की बैठक बुलाने के लिए मान लीजिए आबादी 2000 है और उसमें मतदाता 1500 है, तो 300 लोगों को साइन करके आवेदन देना पड़ेगा, तब ग्राम सभा की बैठक बुलाएगी। ये मोटा मोटा अंतर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में है। साथियों, ग्राम सभा द्वारा जो भी अपनी बैठकों में निर्णय लिए जाएंगे, सुझाव दिए जाएंगे, उनके अनुसार ग्राम पंचायत को विचार कर कार्रवाई करनी होगी। ये भी व्यवस्था है नियम में। आज मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी ग्राम पंचायत के बारे में दी, उसके इतिहास के बारे में दी, उसके गठन के बारे में दी। तो ग्राम पंचायत का क्षेत्र क्या होगा, ग्राम पंचायत का गठन कैसा होगा, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होंगे, कितनी आबादी पर कितने सदस्य होंगे, इन सब बातों को संविधानिक दर्जा इनको जो दिया गया है, कैसे मिला है, क्या इतिहास, मैंने पूरी चर्चा करके आपको जानकारी दी। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें।